क्या हमारे वोट की चोरी होती है? कि जब चांद पर कोई मिशन जाता है, टेक्निकल मिशन जाता है, उस यान में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो बॉम्बे में बैठे बैठे दुरुस्त करते हैं। उस एडवांसमेंट का उपयोग चुनाव में भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है और जो आप जिस तकनीक का जिक्र कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं, चंद्र मिशन को या दूसरे मिशन को कंट्रोल करते हैं, उसमें कनेक्शन होता है। जबकि स्टैंड अलोन डिवाइस में कोई इंटरनेट कनेक्शन या कोई वेब कनेक्शन नहीं होता, उसको वर्चुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को तो वो कन्विंस नहीं कर पाए। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक ओपन चैलेंज रखा था। उन्होंने कहा था कि हम चैलेंज करते हैं, देश दुनिया में कोई भी आदमी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए। तो आप गए क्यों नहीं वहाँ पे हैक करने के लिए? उनके चुनौती को हैदराबाद के इंजीनियर ने स्वीकार किया, क्योंकि आपके पास डाटा होना चाहिए। क्योंकि आपके पास डाटा होने से क्या होता है, आप इस बात को दूसरे लोगों को कह सकते, दूसरे लोगों को भी बोल सकते, इसको वेरीफाई करो। 2014 से मैं ईवीएम के बारे में कह रहा हूँ, जब सारे लोगों ने मुझे पागल घोषित किया था। मौजूदा स्थिति में आप देखेंगे तो देखिए जजों का भी कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो वो डिबेटेड टॉपिक है कि वो डिबेटेड टॉपिक है। मैं डिबेटेड ही बात बोल रहा हूँ, मैं तो डिबेट ही कर रहा हूँ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डिबेट ही कर रहा हूँ। तो ईवीएम के खिलाफ आप एक दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई कहाँ पहुंची? आपको लग रहा है कि मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बैकग्राउंड के साथ में, कि फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में अडवाणी लेकर गए तो अडवाणी को रोकने के लिए वो आरएसएस ने मोदी को लाया। जब ये समझौता हुआ, कांग्रेस ने इस बात को आंदोलन करने से रोकने के लिए कि भाई इसके खिलाफ में आंदोलन मत करो। जैसे 10 साल हमने घोटाला किया ना, टोकना पड़ेगा बस। रोकी आप नोट होता क्या, आप कागज लेके वो सवाल लोड कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप अडवाणी को रोकने के लिए आरएसएस के साथ कांग्रेस के लोगों को, आप कह रहे हैं दोनों में समझौता हुआ, कांग्रेस और आरएसएस के बीच में समझौता हुआ, तो वो सत्ता से बाहर जाने के लिए समझौता क्यों करेंगे? कौन? यही तो डाटा नहीं ना आपके पास में। सत्ता में आने के लिए आरएसएस से समझौता किया। मैं तो कहता हूँ मोदी को राष्ट्रद्रोह में फांसी लगानी चाहिए। सारा इकट्ठा हो गया, अब अपोजिशन में 2 लोग नहीं है। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर नहीं है और ऑल इंडिया में वामन मेश्राम नहीं है, बहन जी भी नहीं है। बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वो अकेले से चुनाव जीतने वाली है। जिसको राजनीति समझ में नहीं आती ना, वो भी गए अरे क्या मायावती आत्महत्या कर रही क्या? ये अमित शाह ने बहन जी को, आपको डिसाइड करना है बहन जी, मतलब अखिलेश के साथ नहीं, तो अखिलेश ने कहा कि आप मायावती से आप बात करो, मैं नहीं बात करता, क्योंकि ऊपर से मुझे हमारी भी फाइलें ओपन हुई है। आपके कौन से सोर्स हैं, कौन से सूत्र हैं कि कौन क्या बात कर रहा है? अमित शाह किससे क्या बात कर रहा है, बहन जी किससे क्या बात कर रही हैं, जयंत चौधरी किससे बात कर रही है? ये आपको एग्जैक्ट कैसे पता चल रहा है? कौन से सोर्सेज हैं? आदमी की बॉडी बोलती है, इस बात को तो आप जानते हैं कि हाँ, वी कॉल इट बॉडी लैंग्वेज, उसको बोलते बॉडी लैंग्वेज। हमारे अंदर संगठन बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत संगठन बना लिए हैं, सब लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कोई अपना गुट बना लेता है। नेताओं को इकट्ठा करने का काम आज तक सफल नहीं हुआ। लोगों को इकट्ठा करने का काम सफल हो सकता है। तो मैं उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला करूंगा और फैसला करने के बाद आपको टेलीफोन करूंगा। जरूर, मैं वेट करूंगा आपके फोन का। क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे? मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। इस समय SC/ST की जो लिस्ट है उसमें रिजर्वेशन के मसले पे सब क्लासिफिकेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें सुनवाई चल रही है। आप उसको बाबू भी नहीं बना रहे। तो भाई आईएएस जो है चमार लोग लेके रहे, कह रहे आईएएस सारी सीटें चमार लेके ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वो शेड्यूल कास्ट के ही चमार है कि नॉन शेड्यूल कास्ट है? क्या आपके वोट की चोरी होती है? क्या लोकतंत्र में जिस सरकार को चुनने के लिए आप वोट डालते हैं उसको कोई चुरा ले जाता है? ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि वोट की चोरी के आरोप लगते रहे हैं और उस वोट की चोरी की जो कहानी है वो ईवीएम पर आकर रुक जाती है। ईवीएम के खिलाफ देश भर में एक बड़ा आंदोलन कर रहा है और जब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का जिक्र होता है तो एक व्यक्तित्व का, एक शख्सियत का नाम सबसे प्रमुख हो जाता है, वामन मेश्राम, जो कि बामसफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और अपने जो काम है उसको लेके, बहुजन मिशन को लेके हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो साहब, मेरा पहला ही सवाल ये है आपसे कि क्या हमारे वोट की चोरी होती है? हाँ, ईवीएम मशीन के द्वारा
वोटों की चोरी होती है, बैलेट पेपर में जो छूट-मूठ में काम होता था, ईवीएम मशीन में वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है, तो एक जगह भी बैठकर एक आदमी सारे देश के मशीनों को हैक कर सकता है। इतना ज़्यादा गंभीर बात है। एक आदमी लाखों मशीनों को कैसे हैक कर सकता है या कैसे उसका उपयोग कर सकता है, उसका सिंपल जवाब ये है कि जब चांद पर कोई मिशन जाता है, टेक्निकल मिशन जाता है, तो बॉम्बे में बैठे हुए इंजीनियर जो इसरो में बैठते हैं, एक्सपर्ट है जी, वो उस यान में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो बॉम्बे में बैठे बैठे दुरुस्त करते हैं। इससे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है या कितना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया है, उस एडवांसमेंट का उपयोग चुनाव में भी किया जा रहा है। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक आदमी सारे देश के सारे लाखों मशीनों को भी अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, और जो आप जिस तकनीक का जिक्र कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं, चंद्र मिशन को या दूसरे मिशन को कंट्रोल करते हैं, उसमें कनेक्शन होता है, जबकि स्टैंड अलोन डिवाइस में कोई इंटरनेट कनेक्शन या कोई वेब कनेक्शन नहीं होता, उसको वर्चुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो चुनाव आयोग का कहना है कि हैकिंग पॉसिबल ही नहीं है और हैकिंग होती नहीं है, ये सिर्फ जो है भ्रम की बातें हैं। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को तो वो कन्विंस नहीं कर पाए। अगर ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग की बात सही है जी, टेक्नोलॉजी की बात सही है, तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये बात जी, जो वो पब्लिक को कह रही है जिनके पास वेरिफिकेशन का अधिकार नहीं है। वेरिफिकेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वेरीफाई किया और वेरिफिकेशन के बाद कहा कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग उन लोगों को कह रही है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में एबीसीडी की जानकारी नहीं है, आम आदमी। तो आम आदमी को वो टेक्निकल बातें कह रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट को वो कहने में कामयाब नहीं हुए हैं, कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को 8 अक्टूबर 2013 को स्वीकार नहीं किया। जी, उसके बाद वीवीपैट का शुरू हुआ कि वीवीपैट। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अब अगर चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है तो चुनाव आयोग पर ही उंगली है, लोग उठाए दे रहे हैं, केवल ईवीएम मशीन पर नहीं। क्योंकि देखो, ईवीएम मशीन इंसान ऑपरेट करते हैं, तो असली दोष तो ईवीएम नहीं है, असली दोष जो है इंसानों में है। चुनाव आयोग तो इंसान चला रहे हैं ना, और वो कौन इंसान चला रहे हैं? जो शासक वर्ग का हिस्सा है। जी, भारत में जो शासक वर्ग है वो केवल एक जाति है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। 15 अगस्त से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया और 14 अगस्त तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। वो चले गए 14 को, 15 को इनको हैंड ओवर कर दिया। तब से अंग्रेज की जगह ब्राह्मण आ गया। अंग्रेज विदेशी थे डीएनए के अनुसार, ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के अनुसार। तो विदेशी ब्राह्मण ये चाहते हैं कि कंट्रोल उनका ही बना रहे। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो नहीं चाहते कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, क्योंकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होने से ब्राह्मण का भारत का शासक वर्ग की जो हैसियत है वो खत्म हो जाएगी। ये सामान्य बात नहीं है। और बहुसंख्यांक लोग, जो देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो 75 साल के बाद भी आखिर उनका कब्जा क्यों है? देश में तो वोट के द्वारा सरकार चुनी जा रही है। जी,
अगर वोट के द्वारा सरकार चुनी जा रही है तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 85% वोट है। इनकी सरकार क्यों नहीं है? लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट के बाद जब बहस हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक ओपन चैलेंज रखा था। उन्होंने कहा था कि हम चैलेंज करते हैं देश दुनिया में कोई भी आदमी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए। उनकी शर्त ये थी कि ईवीएम को हाथ नहीं लगाना है, दूर से हैक करना है। तो आप गए क्यों नहीं वहाँ पे हैक करने के लिए? उनके चुनौती को हैदराबाद के इंजीनियर ने स्वीकार किया और वो दिल्ली आए। और दिल्ली आने के बाद उन्होंने मशीन दी। हरिप्रसाद गए, हरिप्रसाद को उन्होंने वो मशीन दी। मशीन देने के बाद उस मशीन को उन्होंने खोल के देखा। देखने के बाद उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी उस टेक्निकल जानकारी लेने के बाद जी। तो मैं तो सोचता था कि शायद मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा इसको हैक करने में, 1 घंटे में कर देता हूँ। ऐसी प्रतिक्रिया देते ही चुनाव आयोग ने कहा हट जाओ, हट जाओ। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा इसको आप हाथ मत लगाओ, बिना हाथ लगाए हैक करके दिखाओ। उसके बाद कहा जी। ये आधी अधूरी जानकारी होने से क्या है कि सब गड़बड़ हो जाती है जानकारी का। ये बात उन्होंने पहले नहीं कही। पहले तो उन्होंने मशीन दी, हरिप्रसाद को मशीन दी। मशीन को उन्होंने खोल के देखा। देखने के बाद हरिप्रसाद ने कहा कि मुझे लगता था कि शायद 1 हफ्ता लग जाएगा, भाई 1 घंटे में कर देता हूँ। ऐसा प्रतिक्रिया, वो ओपन प्रतिक्रिया देने के बाद उसका रिकॉर्ड वीडियो भी है जी। वो करने के बाद उन्होंने उसको कहा कि आप हट जाइए, उसको हाथ मत लगाइए। अब सवाल है दूसरा जी, क्योंकि इसी संबंधित सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि आप बाहर के लोगों को कह रहे हो इसको हाथ मत लगाओ। चुनाव आयोग तो हाथ लगा रहा है ना, जिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग की मशीनरी है, चुनाव आयोग उसको ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसको वहाँ रख रहे हैं, रखने के बाद 3 दिन तक अपने नियंत्रण में रख रहे हैं। इसका कोई भी लॉजिक आज तक भारत का चुनाव आयोग दे नहीं पाया कि आखिर आप शाम को 5 बजे समाप्त होने के बाद में आप उसकी गिनती क्यों नहीं करते हो जो दूसरे देशों में होता है। स्पॉट गिनती करें क्यों नहीं करते हो? दूसरे देशों में होता है तो आप यहाँ क्यों नहीं करते हो? इसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपके पास हो सकता है जवाब, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना इसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग का जो व्यवहार है वो संदिग्ध है। चुनाव आयोग का व्यवहार संदिग्ध नहीं होना चाहिए जी। चुनाव आयोग को एग्जैक्टली ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, करके दिखाओ। उसको ये भी कहना चाहिए कि हाथ लगा के करके दिखाओ। अगर उनको इतना भरोसा है टेक्नोलॉजी पे, हाथ लगा के भी करके दिखाओ। जायज सवाल है। हाँ, उनको ये बोलना चाहिए उल्टा। वो बोल रहे नहीं हाथ मत लगाओ। मगर मैं ऐसा कहता हूं कि बाहर के लोगों को आप हाथ लगाने के लिए मना कर रहे हैं। 100% हाथ लगाने के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं ना। ये बात समझ रहे क्या? बहुत माइक्रो बात है ये कि आप बाहर के लोगों को कह रहे हैं हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। मगर हाथ तो लगाए बगैर वो मशीन दिल्ली से या कंपनी से पोलिंग बूथ तक नहीं जाती। यू हैव टू फीड डेटा, आपको डेटा फीड करना होगा। वो सारा कौन सा बटन दबाने से क्या वो आएगा? सारा कुछ चुनाव आयोग करता है। वो खाली मशीन नहीं रहती है जी। उस मशीन को इस काम के लिए जैसा चुनाव आयोग चाहता है वैसा करते हैं, और वो लोग भी इंजीनियर करते हैं। अब किस आधार पर कहते हो कि वो इंजीनियर लोग कुछ गड़बड़ी नहीं करते होंगे? जब उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो दुरुस्त करना पड़ता है। हाँ। तो जो दुरुस्त करता है वो थोड़ा खराब भी कर सकता है। ये तो शंका जायज है। हाँ, तो इसका मतलब तुम कुछ लोगों को रोक रहे हो ना हाथ लगाने के लिए, मगर कुछ लोगों को आप अलाउ कर रहे हो, और जिनको आप अलाउ कर रहे हो ये मानकर चल रहे हो कि तुम अकेले दुनिया में ईमानदार आदमी हो, बाकी सारे लोग बेईमान है।
ऐसा मानकर तुम तो ये सिद्धांत तो माना नहीं जा सकता। लेकिन अगर ऐसा करे चुनाव आयोग कि भाई कोई भी आके बोले कि इसमें गड़बड़ी हो गई है, मुझे दिखाओ, तो वो तो संभव नहीं होगा ना। मैं वो ये कह आपको रहा एक हूँ मैकेनिज्म कि बनाना पड़ेगा। किसी को भी नहीं कह रहा है चुनाव आयोग, या भारत के अगर 70 करोड़ वोटर है वो भी नहीं कह रहे हैं। जो इस संबंध में संगठित रूप से काम कर रहे हैं केवल उतने लोग कह रहे हैं। उतने लोग भी नहीं कह रहे जिनको ये जानकारी है कि हाँ कुछ कर सकते हैं या करवाया जा सकता है, उतने ही लोग बोल रहे हैं। उसमें भी एक्सपर्ट लोग ही बोल रहे हैं, सभी लोग नहीं बोल रहे। दूसरी बात, संविधान निर्माताओं ने आपको केवल एक अथॉरिटी दी है जी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट कराने के लिए आपको अधिकार दिए जाते हैं। ईवीएम मशीन से ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं आप? वो कहते हैं कि समय बचता है, हमारा देश में संख्या बहुत ज़्यादा है लोगों की, हाँ। बड़े पैमाने पे चुनाव होता है, तो ईवीएम से समय बच जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा बहुत इकट्ठा सारे करने में लोगों का आसानी कहना होती है। ये है कि ईवीएम मशीन से समय भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस भारत है क्या? नहीं, भारत नहीं है, और भी कई मुल्क हैं। दुनिया में पहले नंबर पर तो भारत नहीं है टेक्नोलॉजी में, ये कोई भी इस बात को नहीं मानता। टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है जी, जर्मनी बहुत आगे है, अमेरिका बहुत आगे है। तीनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई या ईवीएम टेक्नोलॉजी बनाई, उनको कुछ लोगों ने पूछा आप इस पर चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो क्या, क्यों नहीं करवा रहे हो? क्या हम गधे लोग हैं? उन्होंने, जापान के लोग, क्या हम गधे लोग हैं? फिर लोगों ने पूछा भाई ये मशीन काहे के लिए बनाई? अब अभी टेक्नोलॉजी को कैसे रोका जा सकता है? हमने टेक्निकल डेवलप किया, उसको कोई खरीदना चाहता है, कोई नहीं खरीदना चाहता है। हमारा तो धंधा है ना, हमारा तो बिजनेस है। वो तो मशीनें बना रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत अहम बात है कि यहाँ आज भी 70% लोग अशिक्षित और अर्धशिक्षित है। वहाँ ईवीएम का भारत सरकार या चुनाव आयोग आग्रह क्या कर रही है? क्यों आग्रह कर रही है? लेकिन उन्होंने वीवीपैट की काउंटिंग का सैंपल ही सही, पूरी तरीके से नहीं, एक दिया प्रोविजन कि आप काउंट कर लो, इससे भरोसा और बढ़ेगा कि चलो फेयर इलेक्शन होता है। तो क्या वीवीपैट की जो काउंटिंग है उससे मतलब संतोष नहीं है कि भाई पूरा होना चाहिए, या ये सिर्फ नाम चारे का है, अभी पूरा काम ये नहीं हुआ प्रोसेस हमको समझना होगा, है? इस बात को समझना होगा। जब ईवीएम लाई गई तो ईवीएम पर चुनाव हुआ 2004 को, कांग्रेस चुनाव जीत कर आई। ईवीएम पर चुनाव हुआ 9 को, कांग्रेस चुन कर आई। ये ऑब्जेक्शन डॉक्टर क्या नाम है उसका, वो अमेरिका का प्रोफेसर एक्सपर्ट इसका लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में, हाँ, उन्होंने बहुत विरोध किया था उससे। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी का वो सलाहकार था इसका, ये ईवीएम मशीन का। तो उसने इसका विरोध किया, आडवाणी ने बयान दिया, किताब लिखी पूरी बाकायदा। हाँ बाकायदा, मतलब एट ए रिस्क ऐसा कुछ तो भी है, डेमोक्रेसी एट ए रिस्क ऐसा किताब लिखा। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसको बीजेपी के लोगों ने यहाँ चुनाव के लिए लाया 77 में शायद, वो 77 से आए, मतलब वो वहाँ था, साउथ इंडिया का है। तो वो लोग जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन लोगों ने ये बात उनको कही, और ये बात कहने के बाद में वो डाटा सामने लाया उन्होंने। कौन सा? 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। फिर वो 2014 में क्यों नहीं जीत पाए? सरकार तो थी ना। सुनिए, बात तो वही तो बोल रहा हूँ। आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है
कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, भारत के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, किसी भी प्रिंट मीडिया ने इतना बड़ी खबर छापी ही नहीं, उस खबर को छापा ही नहीं। इसको आप किस अर्थ में लेंगे? ये छोटी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला हुआ, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? 2004 में ईवीएम का उपयोग हुआ 100%, 84 में लाई गई मशीन, मगर 84 में उसको प्रायोगिक तौर पर भारत में देखा गया, देखते रहे 84 से, और हो सकता है कि 84 से लेकर 2004 तक 20 साल हो रहे, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से डेवलप किया कि इसको हम चुनाव में किस तरीके से उसका अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। मैं अपनी आशंकाएं बता रहा हूँ, मेरे मन में आशंकाएं है, और ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मन की आशंका दूर करें। चोरी हुई है तो फिर करना चाहिए। हाँ, मेरे मन में आशंकाएं है। फेयर इनफ। फिर ये बात कोई साधारण आदमी ने नहीं उठाई, ये लाल कृष्ण आडवाणी के भी 2004 में, 2009 में ईवीएम मशीन के ऊपर हमको हरवाया गया, ऐसा उसका कहना था। और इस वजह से लाल कृष्ण आडवाणी सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने इस केस पर जब केस लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस में कहा कि ईवीएम मशीन पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अब सरकार बीजेपी की आएगी नहीं, मगर आडवाणी की नहीं है सरकार, इसके बारे में भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मामला उठाया आडवाणी ने, कांग्रेस का ये प्रयास रहा कि इस मुद्दे पर कोई भी आदमी कोर्ट में ना जाए। एक बार इस मुद्दे पर कांग्रेस का ये प्रयास रहा कि इसको सार्वजनिक होने से रोका जाए, उन्हें लगातार कोशिश की, मगर आडवाणी ने इसको नहीं माना, क्योंकि पॉलिटिकल में मेन अपोनेंट्स अटल बिहारी के बाद जी, और आडवाणी कोई छोटा मोटा लीडर तो थे नहीं, सारा प्राइम मिनिस्टर बनने का मटेरियल तो उसी के पास था। और जो आज की बीजेपी है ना, वो मोदी ने खड़ी की हुई नहीं है, वो आडवाणी की खड़ी की हुई है। आडवाणी की मेरे पास रिकॉर्ड है, 2 सीटों से ऊपर उठी हुई है, उसके बाद आडवाणी ने इसको, आडवाणी के नेतृत्व में 182 सीटों तक चुनाव जितवाने का काम आडवाणी का है, आडवाणी के नेतृत्व में ऐसा हुआ। तो आडवाणी ने ये सवाल खड़ा किया और आडवाणी को कांग्रेस ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आडवाणी ने कांग्रेस की बात को नहीं माना, तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए, क्योंकि आपके पास डाटा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास डाटा होने से क्या होता है, आप इस बात को दूसरे लोगों को कह सकते, दूसरे लोगों को भी बोल सकते, इसको वेरीफाई करो। राइट। तो मैं ये सार्वजनिक बहुत सालों से कह रहा हूँ जी, 2014 से मैं ईवीएम के बारे में कह रहा हूँ, जब सारे लोगों ने मुझे पागल घोषित किया था, अरे ये आदमी तो पागल आदमी है। 14 से कह रहा हूँ, तो 14 का मतलब है 10 साल हो गए। मेरा सवाल उसी कड़ी में था। तो ईवीएम के खिलाफ आप 1 दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई कहाँ पहुंची? आपको लग रहा है कि मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बैकग्राउंड के साथ में, कि फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आडवाणी लेकर गए, तो आडवाणी को रोकने के लिए वो आरएसएस ने मोदी को लाया। अटल बिहारी वाजपेयी कई बार चुनाव हारने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी को तो आरएसएस ने कभी रोक नहीं लगाया, जबकि उसकी सेहत ऐसी भी नहीं थी जितनी मजबूत आडवाणी की थी, उतनी मजबूत तो अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत नहीं थी। जब वो प्रधानमंत्री था तब भी ऐसे कई खबरें आते थे कि बहुत बार कैबिनेट के मीटिंग में सो जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऐसी भी खबरें आती थी कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही उसी में सो जाते थे।
तो उसकी तबीयत ऐसी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत अडवाणी की थी। अडवाणी को एक अवसर दिया आरएसएस ने, और उसके बाद उसका दूसरा अवसर जो है आरएसएस ने हस्तक्षेप करके रोका। अन्यथा आरएसएस इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। आरएसएस ने अडवाणी को हस्तक्षेप करके रोका, और रोकने के लिए फिर उन्होंने अपने इसको मुख्यमंत्री, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री था, उसको लाया। और लाने के बाद अडवाणी को, आपके पास वो डाटा होना चाहिए कि अडवाणी जैसा जिसको लोह पुरुष कहा जाता था, उसको कई बार मैंने टीवी के ऊपर रोते हुए देखा। उसको रोते हुए देखा। वो अपनी भावनाएं शायद नहीं बता सकता, मगर मेरे पास जो स्टोरी और जो डाटा है उसके आधार पर कह रहा हूँ, उसको प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। क्योंकि जब ये समझौता हुआ, कांग्रेस ने इस बात को आंदोलन करने से रोकने के लिए कि भाई इसके खिलाफ में आंदोलन मत करो। तो आप जैसे 10 साल हमने घोटाला किया ना, टोकना पड़ेगा बस। रोकी है आप नोट होता क्या, आप कागज लेके वो सवाल लोड कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप अडवाणी को रोकने के लिए आरएसएस के साथ कांग्रेस के लोगों को, आप कह रहे हैं दोनों में समझौता हुआ, कांग्रेस और आरएसएस के बीच में समझौता हुआ। तो वो सत्ता से बाहर जाने के लिए समझौता क्यों करेंगे? कौन? यही तो डाटा नहीं ना आपके पास में। सत्ता में आने के लिए आरएसएस से समझौता किया। कांग्रेस ने 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल किया, 2009 में इस्तेमाल किया। इसके बारे में अडवाणी को रोक रहे थे कि ये लोगों के बीच में मत ले जाओ। अडवाणी नहीं माना। अडवाणी नहीं माना तो उन लोगों ने, पहले तो सुषमा स्वराज लीडर हुआ करती थी ना एक बड़ी, सुषमा स्वराज के पास गई। दूसरा एक आदमी था, वो भी मर गया, उसके पास भी गए। उन्होंने कहा कि हमारी औकात नहीं है। उन्होंने कहा ये अडवाणी को रोको। कहा कि हमको तो उन्होंने तैयार किया है, अडवाणी को रोकने की तो हमारी औकात नहीं है। तो फिर वो लोग, कांग्रेस के लोगों को लगा कि भाई अडवाणी को रोकने की ताकत किसके पास है? वो तो आरएसएस के ही पास है। आरएसएस के पास गए, आरएसएस ने अडवाणी को रोका। अगर नहीं रोकते तो मोदी के पास औकात थी क्या? मोदी ने तो उसको मुख्यमंत्री बनाया। आपको पता है मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत लोग विरोध में थे वहां, उससे ज्यादा सीनियर लोग थे, वो उसको मुख्यमंत्री बनाने के विरोध में थे। अडवाणी ने पूरी ताकत लगाकर उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये भी आपके पास जानकारी होगी। अडवाणी ने अपनी ताकत लगाकर मोदी को मुख्यमंत्री बनवाया, अपना पूरा प्रेशर डाल करके। उसी का इस्तेमाल करते हुए आरएसएस के लोगों ने मोदी को खड़ा किया, और मोदी के पीछे आरएसएस ने अपनी ताकत खड़ी की। उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अडवाणी को रोका गया। ये और वो रोका गया, उसके बदले में बेनिफिट क्या दिया गया आरएसएस को? 10 साल हमने घोटाला किया ना, वो मुद्दा उठाना चाहते हैं ना अडवाणी जी। 10 साल आप जिसको बनाना चाहते हैं, 10 साल कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव दिया, तो उसके आधार पर बीजेपी के लोगों को आप 10 साल दे दिए। आप 10 साल करो। तो 10 साल पूरे हो रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि बीजेपी, अटल बिहारी और अडवाणी ये सबसे बड़े लीडर थे बीजेपी के दोनों? ये तो आपकी जानकारी में होना चाहिए, है भी होगा। ये दोनों मिलके तमाम बार चुनाव लड़ने के बावजूद भी ये कभी 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। एक ही झटके में 283 सीटें अकेले मोदी ने जितवाई। अभी बोल रहे 370 लाएंगे, 370 सीटें आएंगी। तो 10 साल का जो आप जिक्र करें वो टाइम पीरियड पूरा हो गया। वो 400 बोल रहे, 370 नहीं। 370 बीजेपी का, एनडीए का 400। हाँ, अर्थात तो क्या होने वाला है अभी? हाँ, मैं यही वहाँ पर तो मैं आऊँगा, मगर क्रोनोलॉजी कराना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनाव होता है तो 400 लोग 400 चुनाव जीत सकते हैं। और फिर बाद में बोलेंगे हमने तो पहले बोला था। फिर ये भी बोलेंगे, मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, फिर कल बोलेंगे अरे आपको पहले से कैसे मालूम? क्योंकि मैं तो बहुत सारी बातों, इन लोगों के सोचने का तरीका, क्या बोले, हमने राम मंदिर बनाया ना, इस वजह से। मेरे पास अभी करंट इंडिया टुडे का एक अंक है,
वो अंक पढ़ने के बाद मुझे बड़ा शॉकिंग जानकारी मिली कि एक अंक में उन्होंने बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जानकारी दी हुई। अब वो बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। कि वो किस तरीके से एक ही इशू में कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी मोदी के फेवर में जानकारी दे रहे हैं। 2024 के चुनाव में मोदी के चुनाव जीतने के लिए कैसे बोल रहे हैं, ओपिनियन सर्वे में ही कॉन्ट्राडिक्टरी जानकारी कैसे दे रहे हैं। वो अभी मैं, क्योंकि इंडिया टुडे में स्टोरी आई है, उसके आधार पर बोल रहा हूँ। इंडिया टुडे तो बहुत बड़ा नाम है, पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है। तो उसमें वो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव में ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव 370 या 400 चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि 10-10 साल का तो खेल खत्म हो गया। मगर 10-10 साल का तो समझौता खत्म हो गया, आपके मुताबिक हो गया। हाँ, हो गया। मगर नियंत्रण कांग्रेस के पास नहीं है ना। कांग्रेस कह रही कि ईवीएम में घोटाला है, वो तो अब आरोप लगा रही है। मेरे पास सबूत है। उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा। ऐसा ही वो लोग भी करते थे। कौन? बीजेपी वाले लिखते थे, जैसा वो लिखते थे वैसा इन्होंने लिखा। मगर चुनाव आयोग ने उनको अपनी बात कहने के लिए समय तक नहीं दिया। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट किया, उसने उनको समय तक नहीं दिया। आप इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? मतलब ऐसा इतना ताकतवर आदमी हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसको अकेले ने तो चुनाव कमिश्नर नहीं बनाया, अपोजिशन पार्टी के लोग भी थे उसमें। दूसरा, क्या आपको ये पता है कि चीफ जस्टिस को नया कानून में हटा दिया? हाँ, वो उन्होंने अमेंड कर दिया। सीजीआई ने कहा था कि हम भी सिलेक्शन पैनल में रहेंगे, उन्होंने बदल दिया। नहीं, थे ही, पहले रहते ही थे। हाँ। कानून के अंदर से मैं ऐसा मानता हूँ, एक लॉजिक देना चाहता हूँ आपके सामने। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंस होने देना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसा कम से कम देखो, ऐसा दिखना चाहिए कि ना लोगों को। तुम घोटाला करो, मगर देखने तो मत दो कि घोटाला भी हम करने जा रहे हैं। अब मेरे मन में बहुत बड़ा ठोस आशंका पैदा हो गया, अरे चीफ जस्टिस को क्यों हटाया भाई? क्योंकि पैनल में अगर चीफ जस्टिस बैठता है तो प्रधानमंत्री की ताकत चाहे कितनी भी हो, चीफ जस्टिस के विरोध में बोल पाएगा क्या? बोल पाएगा? मौजूदा स्थिति में आप देखेंगे तो देखिए, जजों का भी कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो वो डिबेटेड टॉपिक है कि वो डिबेटेड टॉपिक है। मैं डिबेटेड ही बात बोल रहा हूँ, मैं तो डिबेट ही कर रहा हूँ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डिबेट ही कर रहा हूँ। मेरा क्या कहना है कि यदि जो आप बात कह रहे हो उसी को अगर सच माना जाए तो फिर तो मोदी को उसको अंदर लेना चाहिए था, आपके लॉजिक के अनुसार। भरोसा बढ़ता उससे। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, आपकी बात लॉजिकल नहीं है। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं अगर उसको सच माना जाए तो चीफ जस्टिस को मोदी को लेना चाहिए था। मोदी ले नहीं रहे, इसका मतलब है चीफ जस्टिस उसके फेवर के लिए काम नहीं कर रहा है, या कोई भी चीफ जस्टिस कम से कम अपने बिहेवियर में ऐसा शो नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी बातें सामने आती फिर। क्योंकि वो 3-4 लोगों का पैनल होता है, 5 लोगों का पैनल होता है, तो वो चीज़ जो है फिर मीडिया के पास सामने आ जाती है, वो बात छुपी रहती नहीं है। तो इसलिए इतना निश्चित रूप से मैं ऐसा कहता हूं कि आपको केवल ईमानदार होना नहीं चाहिए, आपको ईमानदार दिखना भी चाहिए। दो बातें। एक, आपको केवल ईमानदार होना नहीं चाहिए, केवल ईमानदार लोकतंत्र में दिखना भी चाहिए। मगर मोदी का व्यवहार दिखने वाला तो नहीं है। लोकतंत्र में ना आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको वोट देंगे कि नहीं जी। सारी चीजें मीडिया में तो आ नहीं रही, तो कुछ बातें ऑब्जर्वेशन से लोग ओपिनियन बनाते हैं। जानकारी लेने का एक तरीका ऑब्जर्वेशन भी है, बिल्कुल। एक तो प्रिंट मैटर पढ़ने का है, एक सुनने का है, और एक ऑब्जर्वेशन का है। डाटा कलेक्ट करने के कई तरीके हैं, तो ये तरीके हैं। तो ऑब्जर्वेशन में तो मोदी का व्यवहार फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं मोदी? मैं पर्सनली
मोदी के विरोध के दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, एक दृष्टि से तो देखा जाए कि मैं जिन लोगों का पक्षधर हूँ उसमें से वो ओबीसी आदमी है दावा तो जिनका मैं करते ही पक्षधर हूँ, हैं। मगर मैं उससे भी ज्यादा लोकतंत्र का पक्षधर हूँ, उससे भी ज्यादा मैं संविधान का पक्षधर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भारत की जनता जिसको चुनाव जितवाना चाहती है वो जनता का अधिकार है भाई, उनको जितवाने दो। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि भारत की जनता ने हमको चुनाव जितवाना चाहिए? आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आपके पास इतना ही अधिकार है। आप मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने संगठन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा काला धन इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में, ये भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। मगर आप डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं हम ही। अगर हम ही तो फिर चुनाव काहे के लिए कर रहे? ऐसा एक सवाल खड़ा होता है। चुनाव करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि आखिरकार सहमति लेनी पड़ेगी लोगों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ईवीएम की सारी प्रोसेस जो है उसकी वजह से ये इतने सारे सवाल खड़े हुए। इतने सवाल बैलेट पेपर में पैदा नहीं हुए थे। मेरा ये कहना है इतने सवाल बैलेट पेपर में पैदा नहीं हुए थे, उतने सवाल खड़े हो गए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने की है, तो उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये मेरा मौलिक अधिकार है। देखो ये चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का अधिकार नहीं है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। और मेरा मौलिक अधिकार है तो मेरे मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने के बारे में मैं आग्रह से कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मैं ये मेरा अधिकार के तहत ये कहूंगा, इसी के तहत बोल रहा हूं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए और भारत की प्रजा को मोदी को चुन ले। हमें क्या एतराज है? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का जब मैं पुराना सवाल दोहरा रहा हूँ कि हम जिक्र करते हैं तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है कि ईवीएम को खिलाफ एक आंदोलन, अडवाणी अपनी जगह, बट जन संपर्क में तो आप उस आंदोलन को लेके गए। एक दशक का आंदोलन है ईवीएम के खिलाफ, लेकिन ईवीएम बैन नहीं हुई, नहीं हटी है। अब आगे क्या रणनीति, क्या प्लान बनाएंगे कि 2024 के चुनाव में ईवीएम से चुनाव ना हो, क्योंकि चुनाव अभी 2 महीने बाद होने वाले हैं। हाँ, अभी 31 तारीख को हमने आंदोलन किया और 31 तारीख को आंदोलन करने के बाद हमने 4 चरणों में देश भर में आंदोलन किया है। कई केवल जंतर मंतर पर नहीं किया जी, ये 567 जिलों में किया। तो इतने ज़्यादा लोग इसके विरोध में, तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग एक संगठित शक्ति के तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को समय मांग रहा है। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया बैलेट पेपर का। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इस बात के लिए क्यों अड़ा हुआ है? बल्कि मैं कहता हूं कि चुनाव किस आधार पर होना चाहिए, बैलेट पेपर पर होना चाहिए कि ईवीएम पर होना चाहिए, इसके बारे में मीटिंग बुलानी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, भारत की सारी पार्टियों को बुला के पूछिए। मेरा ये यही कहना है। देखो ये अधिकार नहीं है चुनाव आयोग के पास में। संविधान में ईवीएम से भी चुनाव कर सकता है, कानून में बैलेट पेपर से भी कर सकता है। कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। उसी कानून के तहत चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर पर भी चुनाव करने का अधिकार है उसके पास में। ऐसा अधिकार के तहत वो कई जगह पर बैलेट पेपर पर भी करवा रहा है। तो संविधान मतलब संसद में बैठकर कानून बनाना होगा और फिर ये करना, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी वो संसद जो 5 साल वाली है वो खत्म भी हो गई। उसकी ये बोल रहे हैं कि अभी आखिरी मीटिंग थी संसद की, ये भी खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने खत्म होने का भी भाषण कर दिया कि ये संसद में अब दोबारा नई संसद में ही मिलेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीतने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और वो ईवीएम का घोटाला करके ये मामला आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये मामला अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो मेरे मन में एक आशंका है कि देश में हिंसा हो सकती है।
मैं उस दिन भी बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगों के मन में आशंका है और ज़बरदस्ती अगर बीजेपी थोपने की कोशिश की और लोगों को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के हक से महरूम किया, वंचित किया, तो जिनको ऐसा लगता है वो लोग हिंसा कर सकते हैं। देखो, दुनिया में शांतिपूर्ण बदलाव चुनाव से होता कि नहीं? चुनाव होता है, चुनाव कंडक्ट किया जाता है, पीसफुल तरीके से लोग वोट डालते हैं और बहुसंख्यक लोग जिसको वोट डालते हैं वो लोग चुन कर आते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाता है, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती। अगर इसको रोका जाए तो लोगों के मन में मैसेज आएगा कि ऐसा किया नहीं जा रहा है, ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा रोका जा रहा है। जिनके मन में आशंका तैयार होगी वो बदलाव के लिए हिंसा का सहारा लेंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव के लिए रोक लगा रहे हो। आपको क्या इस बात का डाटा, आपके पास डाटा है कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में 37.7% वोट पड़े? पब्लिक डोमेन में है डेटा। अब सवाल है, अपोजिशन पार्टी के पास 62.3% वोट है। तीसरा सवाल, फिर 62.3% वोट वाले चुनाव क्यों नहीं जीते? मेरा ही सवाल है, क्यों नहीं जीते? क्योंकि अलग अलग लड़े। उसका मतलब है वो तमाम लोग जो 37.7% के लोग चुनाव जीते वो इकट्ठा ही नहीं थे। उन्होंने बैठकर सारे इकट्ठा कर लिए। तो मोदी को लगा अरे ये 62.3% वाले इकट्ठा हो गए, इनके विरोध में मैं कैसे चुनाव जीत सकता हूं? नहीं जीत सकता। उसके बाद सरकार ने, जो सरकार का एजेंडा नहीं, सरकार का काम नहीं राम मंदिर बनाने का, अभी कई तरीके से लास्ट में रेजोल्यूशन पास कर लिया मोदी जी का राम मंदिर बनाने के लिए। धन्यवाद। ऐसा आपने भी खबर पड़ा? बिल्कुल, उनको धन्यवाद दिया गया उसका संसद में। मैं तो कहता हूं मोदी को राष्ट्रद्रोह में फांसी लगानी चाहिए। पब्लिक में बोल रहा हूं, अपोजिशन की सरकार आनी चाहिए और सरकार को मोदी के औलाद में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। भारत के लोकतंत्र को धर्म के आधार पर संविधान अनुमति देता है? नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष एक राज्य हैं। हम कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, हम संविधान को मानेंगे। नहीं, मेरा धर्म है, आपका धर्म है और नागरिकों का आपका नहीं है। नागरिक के तौर पे आप मानिए। राज्य का मोदी भी यही कह रहे हैं कि मैं तो नागरिक के तौर पे गया हूँ संसद में और सारे मीडिया में तो प्रधानमंत्री के तौर पर ही सारा कुछ हो रहा है। मशीनरी सारी लग रही है, ये तो सारा डॉक्यूमेंट कह रहा है। तो इसके आधार पर ये बात गलत बात है, ये भारत के संविधान के विरोध में काम हो रहा है। कल तक आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे कि नहीं कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे कि नहीं? इसी के आधार पर हिंदू का ध्रुवीकरण किया कि नहीं उन्होंने? किया। और इसी के आधार पर हिंदुओं को गुमराह करके अपने साइड में, अपने पाले में किया कि नहीं किया? मुझे ये बताओ कि देश में 15% मुसलमान है। 15% मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का मतलब ये है कि उनको 15% मुसलमानों को सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस ने 30% रिजर्वेशन दे दिया, 30% नौकरी दे दिया, सारी जगह उनको अधिकार दे दिया, सारी जगह वो रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। आपको पता है मुसलमानों का प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन कितना है? 3.5%। और 3.5% ब्राह्मणों का परसेंटेज कितना है? 79.2%। राइट। तुष्टीकरण किसका हो रहा है? तुष्टीकरण तो 3.5% ब्राह्मणों का हो रहा है ना। डाटा भारत सरकार का डाटा बोल रहा हूं। संविधान के विरोध में नरेंद्र मोदी का ये व्यवहार संविधान द्रोह है और संविधान द्रोह राष्ट्रद्रोह में आता है। तो राष्ट्रद्रोह की सजा क्या है? फांसी ना।
वो लोग तो कहते हैं हम देशभक्त हैं, बाकी लोग राष्ट्रद्रोही हैं, आप लोग राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। मैं तो देखो किसी लॉजिक के साथ, किसी तथ्य के साथ कह रहा लॉजिक नहीं ना, मैजिक चल रहा है ना। हूं। तो देखो अगर ये मैजिक चल रहा है और कल ये मैजिक उल्टा हो गया, जो मेरा संभावना 100% है, मोदी के चुनाव जीतने की चांस नहीं है। अच्छा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम्म, सारा मीडिया कह रहा है कि मोदी 400 चुनाव जीतेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको डाटा बताया कि उसका 2019 के चुनाव का वोट ऑफ परसेंटेज 37.7% है, और 37.7% वोट जिनका है उनके अपोजिशन में सारे लोग इकट्ठा हो गए। इसी वजह से तो अपने इसको बीजेपी से तोड़ करके कांग्रेस से तो अपने नीतीश कुमार को लाना पड़ा। अभी लोग उनके साथ आ रहे कि नहीं आ रहे, मगर मीडिया वाले लिख रहे कि नहीं, वो भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चौधरी जो वो भी आ रहा है, वो बोल रहा है यार मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर सारे अखबार वाले नहीं जा रहा है। तो पूछा लोगों ने क्यों जा रहा है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया ना, भारत रत्न दिया, वो तो चला गया ऊपर। अभी राजनीति तो चौधरी चरण सिंह नहीं करेगा, वो तो उसका पोता करेगा ना, उसको अपनी राजनीति देखना पड़ेगा ना। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जो लोग लॉजिक दे रहे हैं, तो फिर उसके दादा को भारत रत्न दिया, तो भारत रत्न के आधार पर ऐसा होगा, ऐसा अगर कहते हैं तो फिर इनको बगैर चुनाव के ही बीजेपी को समर्थन देना चाहिए, चौधरी को। क्यों? ये भारत रत्न दे दिया, अब हम चुनाव लड़े बगैर बीजेपी का समर्थन करते हैं, करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इतने गधे तो नहीं है ना वो चौधरी के जो खानदान के लोग हैं, इतने गधे तो है नहीं, उनका भी पॉलिटिकल करियर है ना, ऐसा तो नहीं करने वाले। ऐसी भी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने, बीजेपी वालों ने 7 लोकसभा की सीटें दी समाजवादी ने, तो इन्होंने 9 सीटें दी। ऐसी कोई खबर आपके जानकारी में आई? अभी तक क्लियर नहीं है। नहीं, हमारी जानकारी में है 2 देंगे। समाजवादी ने 7 दिया, वो 7 के 9 हो सकते हैं, मगर इनको ये प्रस्ताव दिया गया, ऐसी एक अखबार में खबर छापी, कुछ जगह छपा है कि एक राज्यसभा की सीट देंगे, 2 लोकसभा की सीट देंगे, 2 सीटें देंगे और एक राज्यसभा, वो भी बाद में देंगे, दिलाएंगे, वो बात की बात है। अब ये सारी बातें इस बात को प्रूव करती है कि मोदी चुनाव जीत रहा है, तो चौधरी को अंदर काहे के लिए ले रहा है, नीतीश कुमार को अंदर काहे के लिए ले रहा है। तो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, 37.7% वोट उसके पास है, अपोजिशन सारा इकट्ठा हो गया। अब अपोजिशन में कौन नहीं है जानते हो? सारा इकट्ठा हो गया, अब अपोजिशन में 2 लोग नहीं है, जिनके कहने पर वोट परसेंटेज 2-4% बढ़ सकता है। वो महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर नहीं है, और ऑल इंडिया में वामन मेश्राम नहीं है, बहन जी भी नहीं है। बहन जी का तो क्या होगा, मुझे तो बहन जी का तो पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो भी सकता है। बहन जी को राजनीति समझ में नहीं आती है, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वो अकेले से चुनाव जीतने वाली है। जिसको राजनीति समझ में नहीं आती ना, वो भी कहे अरे क्या मायावती आत्महत्या कर रही क्या? मुझे लोगों ने कहा वो मायावती को समझ में आया राजनीति। मैंने कहा यार आपको ज़्यादा समझ में आता है, मायावती को कम आता है, राजनीति समझ में आता है। क्यों अकेले लड़ने का बयान दे रही है मोदी ने और उसके अमित शाह ने? बहन जी आप जेल में जाना चाहते हो कि बाहर रहना चाहते हो, आपको डिसाइड करना है। बहन जी को मैसेज दिया कि आप जेल में जाना चाहती हैं या बाहर रहना चाहती हैं। बाहर रहना चाहती हैं तो उसका एक तरीका है। तो मायावती ने बयान दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे इसके बाद। समझ रहे क्या? ये जो अकेले चुनाव लड़ेंगे ना, ये अमित शाह ने बहन जी को रिक्वेस्ट किया, और राजनीतिक भाषा अलग होती है ना सौम्य, कि आपको डिसाइड करना है बहन जी। दूसरा, बहन जी के पास 2019 में 19% वोट थे, विधानसभा के चुनाव में ये
12-13% तक नीचे आ 12% गए बचा। और दूसरे कुछ चुनावों में ये आंकड़े 7% तक नीचे आ गए। क्या होने वाला है? अगर मान लो बीजेपी के अगेंस्ट में 2-4 पार्टियों का मायावती छोड़कर गठबंधन हो गया, तो वोटों का क्या होगा? ध्रुवीकरण होगा या मायावती के साथ लोग भी आत्महत्या करने के लिए जाएंगे? कहीं भी जाएं बटेंगे, वोट बढ़ जाएंगे, अलग अलग जगह पे पार्टियों में वोट चले जाएंगे। मेरा ऐसा मानना नहीं। आपका अपना आकलन है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मैं पत्रकारिता में भी हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में राजनीति में भी। ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ, सामाजिक संगठन में भी हूँ और मेरे अभी 7 साल मेरा तजर्बा भी है जी। इस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि मायावती का पॉलिटिकल करियर समाप्त होने वाला है। मगर मुझे थोड़ा दूसरी एक आशंका हो रही है कि मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव, ऐसा गठबंधन होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये लोग साथ में जा नहीं, सकते हैं? ये बात ऐसे हो रही है। अच्छा। मतलब अखिलेश के साथ नहीं, तो अखिलेश ने कहा कि आप मायावती से आप बात करो, मैं नहीं बात करता, क्योंकि ऊपर से मुझे हमारी भी फाइलें ओपन हुई है। अच्छा, मैं एक बस सवाल, ऐसा हल्का फुल्का सवाल ले रहा हूँ। जर्नलिज्म में ना हमारी सोर्सेज के बारे में बहुत एक क्रेडिबल सोच होती है कि आपके सूत्र बहुत मजबूत होने चाहिए, सूत्रों के हवाले से खबर आती है। आपके कौन से सोर्स हैं, कौन से सूत्र हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, अमित शाह किससे क्या बात कर रहा है, बहन जी किससे क्या बात कर रही हैं, जयंत चौधरी किससे बात कर रही है, ये आपको एग्जैक्ट कैसे पता चल रहा है? कौन से सोर्सेज हैं? अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, आदमी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है ना, ये तो सारी दुनिया वालों को देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। आदमी की बॉडी बोलती है, इस बात को तो आप जानते हैं कि हाँ, वी कॉल इट बॉडी लैंग्वेज, उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो अगर किसी के पास दुनिया में बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का एक अभ्यास है, उसको पढ़ने का अगर अभ्यास है, उसके आधार पर वो क्या हो रहा है उसको इंटरप्रीट किया जा सकता है। अगर ये विज्ञान डेवलप है तो मैं भी वो जानता हूँ ना, मेरे पास में वो जानकारी है ना मेरे पास। अच्छा, आप देख के अंदाजा लगा लेते हैं? मैं इसके पहले बहुत बार ऐसा कहा और लोगों ने चुनाव के बाद मुझे आकर कहा कि ये आपको कैसे पता चला। तो मैंने उनको कहा भाई हमारे पास अपना तजर्बा है, मेरे को आकर तो कोई भी नहीं बोलता। अच्छा, मगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस चुनाव में मेरे से बहुत संपर्क कर रहे हैं, थोड़ा ये भी आपको बताना चाहता हूँ। और पॉलिटिकल पार्टी के खासतौर पर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो मेरे से संपर्क कर रहे हैं। तो आप जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में? अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बारे में हम फैसला करेंगे। मगर अभी तो हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का लगभग 83 संगठनों का हमने अपना गठबंधन बनाया। दिल्ली में ही मीटिंग की 14 जनवरी को, और 83 पार्टी के लोगों का हमारा गठबंधन है। उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों के संगठन है, सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है। हम मिल करके चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तीसरा मोर्चा हमने गठित किया, तीसरा मोर्चा उसका नाम भी हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रखा। वो करने के बाद हमारे से संपर्क किया जा रहा है। तो हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करके सारे अधिकार रेजोल्यूशन पास करके मेरे पास है कि मुझे डिसाइड करना है क्या करना है। तो मैं उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला करूंगा और फैसला करने के बाद आपको टेलीफोन करूंगा। जरूर, मैं वेट करूंगा आपके फोन का। क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे? मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मगर हमारा समाज और हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा तो उसमें मैं पहली बार जिंदगी में पूरे संगठन शक्ति के साथ उसमें इन्वॉल्व हूँ। ऐसा इसके पहले मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, नहीं अभी किया, मगर सारे संगठन की शक्ति लगाएंगे। सारी शक्ति लगा देंगे। चुनाव तो EVM से होगा फिर। इसके बावजूद भी देखो, इसके बावजूद भी अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ना होता तो मैं EVM का इशू रेज नहीं करता। EVM का इशू मैं रेज कर रहा हूँ, वो एक रणनीति के तहत कर रहा हूँ। एक रणनीति के तहत ही मैं ये बात भी कह रहा हूँ
कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो गया और चुनाव इस तरह से जीता गया तो हिंसा होगी, ये भी कह रहा हूँ। देखो, डेमोक्रेटिक तरीके होते हैं। मान लो सामने वाला आदमी गड़बड़ करने पर आमादा है, उसके घर में जाकर उसका कॉलर पकड़ने का तो मेरे पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि तो इसको तो गुंडागर्दी कहते हैं, तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सही बात। तो मेरे पास जो लोकतांत्रिक तरीका है उसका उपयोग मुझे करना चाहिए कि नहीं करना? तो उस तरीके का उपयोग करते हुए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि ऐसा होगा। ईवीएम मशीन के गड़बड़ी को हम होने नहीं देंगे। मान लो कि ईवीएम मशीन को चुनाव में रोकने के लिए हम कामयाब नहीं हुए तो वो तरीका अपनाएंगे। अभी भी ईवीएम मशीन को रोकने में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया था, वो ख़त्म हो गया। और आज मैं रात में वीडियो बनाऊंगा कि भाई मैं ईवीएम मशीन फोड़ने के बारे में, अगर ईवीएम पर ही चुनाव होगा तो ईवीएम मशीन फोड़ने के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। और वो देश के सारे लगभग 15 लाख बूथ में कैसे फोड़ा जाए इसके बारे में सारा कार्यक्रम हम घोषित करेंगे। मतलब छुपा कर नहीं करेंगे। पहले घोषित करेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे आपको। मैं इस पर गिरफ्तार होकर के जेल में जाना चाहता हूँ। मैं इसमें गिरफ्तार होकर मैं जेल में जाना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दिया, वो मेरे को ही दिया। दूसरा कौन बोल रहा है? वो ही बोले तो चुनाव आयोग का स्टेटमेंट आया हुआ है, वो स्टेटमेंट आने के बाद बोल रहा हूँ। मेरी बात आप समझ रहे ना? चुनाव आयोग ने ऐसा कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दिया तो वो मेरे ही वजह से दिया, मेरे को ही दिया। उसके बाद आपको बता रहा हूं कि मैं ये फोड़ने के बारे में, अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर लाने का, जबरदस्ती ईवीएम थोपने का काम किया, ऑल अपोजिशन की या सारे पार्टी की मीटिंग बुलाए चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक तरीके हैं। ईवीएम आप अब सुनकर हैरान हो जाओगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक मुस्लिम था, क्या नाम, कुरैशी, SY कुरैशी, उसका बयान टीवी पर है। मुझे ये समझ में नहीं आया, वो कह रहे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे। सारे लोगों को बुला करके उनके साथ बातचीत करके तय करना चाहिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी का बयान है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी कानून के दायरे में कह रहे हैं, मैं भी कानून के दायरे में कह रहा हूं। संविधान के दायरे में चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं। अगर मान लो चुनाव आयोग कानून के दायरे में काम करने के लिए ही तैयार नहीं है तो दूसरे लोगों पर बंधन रहेगा क्या? हम तो गैर कानूनी तरीके से करेंगे, तुमको कानूनी तरीके से करना चाहिए। ये तो कोई बराबरी का मामला तो हुआ नहीं। अब हम थोड़ा राजनीति से हटके 1-2 सवाल हम सामाजिक विषयों पे लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करते हुए। हम अक्सर समाज में देखते हैं कि एक भावना आती है कि हमारे अंदर बिखराव बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर संगठन बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत संगठन बना लिए हैं, सब लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कोई अपना गुट बना लेता है। तो क्या बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, उनको एक साथ लाने का, कोई एक सार्वजनिक मंच बनाने का, कोई जैसे इंडिया अलायंस बन रहा है वैसा कुछ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सब मिल के लड़ें, क्योंकि दुश्मन जिसको आप कहते हैं अपने भाषण में वो बहुत ताकतवर हो गया, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई प्लान नहीं है। हमारे पास जो व्यावहारिक है, काशीराम जी के पास भी लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर गए थे तो काशीराम जी ने उनको कहा ठीक है ये आप करो, मैं तो समाज को इकट्ठा करूंगा। तो फिर लोगों ने उनको पूछा कि आप इसको क्यों नहीं करना चाहते? तो उन्होंने कहा कि नेताओं को इकट्ठा करने का काम आज तक सफल नहीं हुआ, लोगों को इकट्ठा करने का काम सफल हो सकता है। लोगों को इकट्ठा होने का काम इकट्ठा करने का काम सफल हो सकता है। वो काशीराम जी ने किया, वो काशीराम जी ने करके दिखाया, रिजल्ट निकाल करके भी दिखाया। तो मुझे लगता है हम लोगों को व्यावहारिक होना चाहिए, व्यावहारिक बन करके अपने लोगों को रिजल्ट निकाल कर दिखाना चाहिए। लोकतंत्र में जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग तैयार हुए हैं
वो एक जिले में भी संगठन बनाते, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका। ऐसे लोगों को 10 जूते मारना चाहिए और एक कहना चाहिए। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, उसका जवाब देता हूँ। एक जिले में बैठकर आप जिले का अध्यक्ष होना चाहिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे होना चाहिए? चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया कि 3 राज्यों में अगर कोई पार्टी 6% वोट लेती है तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देंगे। तो चलो उनका ही रूल ले लेते हैं, तो 3 राज्यों में संगठन बनाओ और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। साले तुम एक जिले में मीटिंग ले रहे हो और उस मीटिंग में मीटिंग लेने वाला जो आदमी है वो संगठन बना रहा है और अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहा है, तो उसको जूते से ही मारना चाहिए। ये तो समाज के लोगों को करना चाहिए। मैं ऐसा कहता हूं कि संगठन बनाने का भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी नागरिकों को अधिकार दिए। मिसयूज करने का तो अधिकार नहीं है ना, इसको मैं मिसयूज कहता हूं। जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, गैर जिम्मेदारी से काम नहीं होना चाहिए। आप एक जिले में संगठन बनाते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हो। अरे आप राज्य के भी अध्यक्ष नहीं है, मगर आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। आप जैसे पत्रकारों को इस बात को उठाना चाहिए भाई आप किस आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई मापदंड अपने लिए तो निर्धारित करो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो आपका मापदंड क्या? और ये नालायकी की भी कोई हद होनी चाहिए कि नहीं? नालायक आदमी को होना चाहिए, मगर नालायकी की हद होनी चाहिए कि नहीं? वो हम कई बार थोड़ा इसको हल्के अंदाज में कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो जाओ, और शायद हम लोगों ने समझा कि संगठन बनाओ, तो बहुत संगठन लोगों ने बना लिए हैं। एक और सवाल मेरे पास आपके लिए है कि जैसे बामसेफ जैसा जो संगठन है उसको हम मानते हैं कि भाई आज के समय में आरएसएस जैसे संगठन को कोई टक्कर दे सकता है, तो वो बहुजन पर्सपेक्टिव से बामसेफ जैसा संगठन ही हो सकता है, क्योंकि कैडराइज्ड है, सारी चीज़ें उनके पास में है, बौद्धिक क्षमता है और वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आप सरकार से नेगोशिएशन में नहीं जाते। जब पॉलिसी मेकिंग की कोई बात आती है, कोई कानून बन रहा होता है या कोई रेफरेंडम देना हो, अपना मेमोरेंडम देना हो, कोई एजेंडा दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से पेश करना हो, आप सरकार से नेगोशिएशन में क्यों नहीं जाते? पॉलिसी मेकिंग में आप उनके साथ में क्यों नहीं भागीदारी करते? अब देखो, नेगोशिएशन में जाने के 2 तरीके हैं। डेमोक्रेटिक तरीका ये है, कोई गलत बात नहीं कह रहे आप। नेगोशिएशन के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप आंदोलन करो, लाखों लोग सड़कों पर उतारो और सरकार आपको बातचीत करने के लिए बुलाए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। एक बात। दूसरा तरीका ये है कि सरकार आपको बुला नहीं रही है, आप खुद ही सरकार के पास जाए। 2 तरीके है कि नहीं जी, मगर दोनों तरीके सम्मानजनक नहीं है। दोनों में एक तरीका सम्मानजनक है, एक तरीका सम्मानजनक नहीं है कि आप अपने से, आपके पास ऐसी कोई ताकत भी नहीं है, आपने 10-12 लोगों का एक गुट बना लिया और 10-12 लोग ही सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हो, तो वो कहते हैं ठीक है आपको क्या चाहिए, समाज का छोड़ो, आपको क्या चाहिए, फिर वो ले दे करके मामला रफा दफा हो जाता है। क्योंकि संगठन तो है नहीं ना, जनसंग्रह नहीं है, जन समर्थन नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जन समर्थन वाला जो संगठन है वो सरकार के साथ इनविटेशन के आधार पर बात करता है। सम्मानजनक तरीका है। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने वाले लोगों का ये अप्रोच होना चाहिए कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर सरकार के साथ डेमोक्रेसी में वार्ता जरूर करनी चाहिए। अगर सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ डायलॉग नहीं किया जा सकता और डेमोक्रेसी वन वे नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी तो देखो, सरकार में जो लोग हैं परमानेंट पट्टा लिख कर लाए क्या? नहीं है ना। वो भी कभी विरोधी पार्टी में थे जी, अभी रूलिंग में है, तो ये भी गारंटी नहीं है मोदी को भी कि वो 2024 का चुनाव जीते ही लेंगे। अगर ऐसी गारंटी होती तो वो 400 जो है ना फ्लोटिंग वोट होते हैं 10%। ये 400 जो मीडिया प्रोपेगेंडा है ना 10% के लिए।
बात समझ रहे? जो फ्लोटिंग वोट है, फ्लोटिंग वोट, फ्लोटिंग वोट किसको बोलते हैं? जो अनडिसाइडेड है, वो लहर के साथ बोलते हैं कि चला गया। वो अनडिसाइडेड है। वो जो कौन चुन के आ रहा है भाई? मोदी आ रहा है क्या? चलो चलो मोदी को। कौन चुन के आ रहा है? मेरे चुनाव क्षेत्र में कौन है? वो फला रहा है, चलो उसको। तो उसका कोई ईमान, धर्म, कोई सोच विचार, कोई एजेंडा, कोई किसी इलेक्शन मैनिफेस्टो, कुछ नहीं। तो ये जो 10% वोट है वो कैसे चलता है, वो मोदी को समझ में आता है। वो क्या, वो 400 जीत रहे भाई, 10% को बोल रहा है। जो उनका कमिटेड वोटर है वो तो है, वो 10% को कह रहा है 400 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। तुम इधर उधर काहे जा रहे हो? अरे इधर आ जाओ भाई। माहौल बनाना जिसको कहते हैं, हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो 10% जो है ना, 10% फ्लोटिंग। अरे हम आ रहे हैं, ये एहसास हमारे करा साथ आ दिया जाएगा कि यही आ रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ flow आ में जाएगा। हाँ, वो इसके लिए हो रहा है। जबकि 37.7% वोट है मोदी को। ये वोट, मेरा ऐसा मानना है कि ये वोट कम हो सकता है ये चुनाव में, 37 से कम हो सकता है बीजेपी का। और ऑल अपोजिशन पार्टी में जो कैलकुलेशन है वो 62.3% है। जो अपोजिशन में था वो सारा इकट्ठा हो गया। वो सारा इकट्ठा हो गया, ऐसे सिचुएशन में मोदी के चुनाव जीतने की चांसेस नहीं है। पोलराइज हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मोदी ने सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग करके राम मंदिर बनाने का एजेंडा लागू नहीं किया होता, नहीं तो 10 साल पहले कर दिया होता। ये तो आंदोलन बहुत पुराना है। अब की बार क्यों किया? उसको रिजर्व रखा, कौन से समय में उपयोग किया जाए। और अभी कल के पार्लियामेंट में आखिरी में रेजोल्यूशन पास किया कि मोदी को राम मंदिर बनाने का श्रेय है। अधिकृत कर दिया कि सरकार ने बनाया। ये अखबार वालों को लिखने के लिए कहा जा रहा है, मोदी की सरकार हुई थी, इसी वजह से राम मंदिर हुआ। ये जो सरकार के समर्थक पत्रकार लोग होते हैं ना, उनको कहा जाता है, एक मैटर दिया जाता है, इस पर आप लिखो। फिर बात ही लिखने का काम वो करते हैं, मगर उसको मुद्दा दिया जाता है, इस पर आप लिखो, वो लिखते हैं। वो जब पेपर पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाता है कि ये लिखवाया गया है। मेरा एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। इस समय क्योंकि हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमको लगता है कि शायद हम कहीं हार रहे हैं। जो अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की जो जंग है, जो सदियों पुरानी, अलग अलग हमारे लोग उसको लड़ते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणवाद थोड़ा हावी हो गया है। तो आपको दलित बहुजन समाज, वंचित वर्गों का भविष्य आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल कैसे दिखाई दे रहे हैं? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बहुजनों का आंदोलन आने वाले 2030 तक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। आप पत्रकार हैं, मैं संगठन करता हूँ, तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि आंदोलन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और ये बात मैं, चूँकि मैं भी पत्रकार हूँ और मैं संगठन करता भी हूँ, सामाजिक संगठन का काम मैंने किया। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से, अभी 67 मेरी उम्र थी। इतना लंबा समय, लगभग 48 साल, 49 साल संगठन करने के काम में लगा हुआ हूँ। तो अभी 567 पिछले साल हमारा 2023 में संगठन जिलों में था। अभी ये 625 जिलों में पहुँच गए। और हम संगठित शक्ति है, बयानबाजी करने वाले लोग नहीं है। हमारे बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि मैं ऐसे हवाई बातें नहीं करने का आदी नहीं हूँ। मैं एक्शन करने के में भी यकीन करता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर मान लो कोई गलत बात होती है तो उसको हम रोकने के लिए भी कोशिश करते हैं। और हमने, हमारी वजह से सरकार को, इवन बीजेपी सरकार को वो कुछ बातें रोकनी पड़ी, बीजेपी सरकार को रोकनी पड़ी। ये जो अपना नागरिकता के संबंध में सीए वाला जो कानून है, हमने भारत बंद करवाया था। भारत बंद के बाद पीछे ले लिया।
अभी सुना है वो चुनाव के पहले उसको लागू लाने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोग फिर दोबारा भारत बंद करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। वो मुसलमानों के विरोध में नहीं है वो कानून, वो तो SC ST OBC के विरोध में है। उस समय भी हमने कहा था कि ये इस देश में जो RSS भाजपा के लोग हैं वो SC ST OBC के विरोधी है, मुसलमानों के विरोधी नहीं है। भाजपा RSS के लोग मुसलमान विरोधी नहीं है। भाजपा RSS के लोग SC ST OBC के विरोध में है। SC ST OBC के लोग इकट्ठा ना आए इसलिए मुसलमानों के विरोध में बातें करते रहते हैं। इनको 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने ही तो बांटा, वो क्यों इकट्ठा होने देंगे? जिन्होंने हजारों साल लगाकर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा, वो गधे लोग हैं, इनको इकट्ठा आने देंगे? उनके सामने उन्होंने ये रखा कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। और क्या कहते हैं जाके, खास तौर पर OBC को क्या कहते हैं? 200 साल में भारत पूरा मुसलमानमय हो जाएगा। कितने साल में? 200 साल में। OBC के आदमी को काउंटर करना चाहिए, वो तो मैं कर सकता हूँ ना। उनको तो ये समझ भी नहीं आता। चलो ठीक है, OBC 200 साल में मुसलमानमय हो जाएगा, तो इस वजह से ब्राह्मणमय होने दे, ब्राह्मणों का कंट्रोल स्वीकार करे। ये ठीक है, मुसलमानमय होने से रोकने के लिए ब्राह्मणमय होने देना चाहिए, ब्राह्मणों का पूरा कंट्रोल होने देना चाहिए। ब्राह्मणों के कंट्रोल पर लोगों का ध्यान, OBC का ध्यान नहीं जाना चाहिए। और जिन मुसलमानों का प्रशासन में 3% भी नहीं है, वो मुसलमानों का हो जाएगा, कहां से होगा? ये सारी प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स है, प्रोपेगेंडा तकनीक है, ताकि OBC के लोग जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, ऐसे खास तौर पर मोस्ट बैकवर्ड क्लास, मान लो उत्तर प्रदेश के यादवों को मूर्ख बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और उत्तर प्रदेश में मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी है ना। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा परसेंट जो है MBC है, और MBC लीडरलेस है। जो वर्ग MBC लीडरलेस है उसके इस्तेमाल की रणनीति बना रहे हैं ना BJP वाले, RSS वाले। उनको नेता उन्हीं को तो, जिनको जो लोग लीडरलेस है उनका ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। उनकी जाति का नेता दे भी रहे हैं, वो उनकी जाति से ला रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आपको रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का फर्क बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में बताया था। राइट। तो RSS के लोग, भाजपा के लोग MBC के लोगों के लीडर ला रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। उनको MLA बना रहे हैं, उनको MP बना रहे हैं। थोड़ी देर, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है कि रियल रिप्रेजेंटेशन है? ये तो RSS और भाजपा और ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है ना जी। क्या ऐसे MBC के लोग OBC के अंदर से MBC का कोटा फिक्स 10 साल से करने के लिए, ये मोदी जो है ये इसको पहल करना चाहिए ना? OBC की MBC की बात करते हैं तो ये MBC का कोटा फिक्स करना चाहिए कि नहीं? ये जो मंडल कमीशन का 52% लोगों को 27% दिया, मगर 10% मोदी ने ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों को दिया रिजर्वेशन। है रिजर्वेशन भारत के संविधान में है क्या? नहीं है। दिया ना 10%, संशोधन कर दिया। भारत के संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 50% पर रिजर्वेशन बैन लगाया था, उनका तो लीगल घोषित किया। इसका मतलब दूसरे का भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने 75% रिजर्वेशन किया, कोई गया क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में? कोई तो नहीं गया। क्यों? जो जितना जाएगा उतना पॉलिटिकल बेनिफिट होगा उसको। इसका विरोध जो भी करेगा उसको बेनिफिट होगा, वो विरोध नहीं करेगा वो बेनिफिट कम होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के वोटों के समर्थन से सरकार बना रहे हैं, उनको दे रहे क्या कुछ? तो नहीं दे रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? सरकार का इस्तेमाल करके उनको हिंदू बना रहे। हिंदू का क्या मतलब है? दयानंद सरस्वती का नाम सुना? जी। दयानंद सरस्वती बहुत बड़े, ये गुजरात के ब्राह्मण, और उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है।
किसी ने नहीं कहा, उसी ने कहा हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, और वही लोग कह रहे हैं ये हिंदू है। मोदी भी गुजरात का, दयानंद सरस्वती भी गुजरात के, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। जब मैंने इस बात को वीडियो बनाकर हंगामा खड़ा किया तो फिर उन्होंने हिंदू शब्द का उच्चारण कम कर दिया, सनातन पे आ गए अभी ना सनातन पे आ गए। फिर मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया, अबे गधे की औलाद हो, सनातन शब्द भी बुद्ध ने अपने प्रवचन में पहली बार उपयोग में लाया। एस धम्मो सनातनो नाम का जो प्रवचन है उनका, जी। यह धर्म सनातन है। ये उनका बुद्ध का धम्म पद में बहुत इंपॉर्टेंट प्रवचन है, उसका टाइटल है एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। तो उस प्रवचन में पहली बार भारत में सनातन शब्द का यूज किया बुद्ध ने। तुम्हारा क्या है, ये तो बुद्ध का शब्द यूज किया हुआ। तो बुद्ध को भी अवतार बता दिया, मूर्ति बनाई राम की, उसमें बना दिया। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो ये उन्होंने जो अभी बनाया ना, उसमें राम के पहले बुद्ध को बताया और कहा कि राम बुद्ध का अवतार है। तो क्या वर्ण व्यवस्था खत्म करने का काम ये ब्राह्मण लोग मान रहे? बुद्ध ने तो खत्म करवा दिया था, मान रहे क्या ये लोग? तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बाबा साहब ने भाषण दिया हुआ है, जो लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर रहे हैं, मैं उसको उसके बारे पागलपन कहता हूँ। ये तो उन्होंने अपना भाषण में कहा हुआ है। जी, जी। और वो भी नागपुर में कहा, नागपुर में कहा, आरएसएस के गढ़ जो है वहाँ कहा। 22 प्रतिज्ञाओं में भी है। हाँ। प्रतिज्ञा, बिल्कुल। उसका आज तक कोई प्रतिवाद नहीं कर पाए। आरएसएस के हेडक्वार्टर में कहा और उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक। मतलब देश भर में भी कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और ज्वलंत मुद्दा है, उस पर और सवाल लेना चाहता हूँ। इस समय SC/ST की जो लिस्ट है उसमें रिजर्वेशन के मसले पे सब क्लासिफिकेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें सुनवाई चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि SC और ST के बीच में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको आरक्षण का ज़्यादा फ़ायदा हो गया और कुछ ऐसी हैं जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि इस लिस्ट में रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि जाति के हिसाब से जो ज़्यादा पीड़ित हैं, जो ज़्यादा वंचित रह गए उनको ज़्यादा मिले और जो जिनको फ़ायदा मिल गया उनको कम मिले। इस क्लासिफिकेशन को आप कैसे देखते हैं, क्या ये सही है कि गलत है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि SC में क्लासिफिकेशन आप लोगों को पहले कर देना चाहिए। क्लासिफिकेशन के भी पहले जो तुम कर सकते हो वो कर नहीं रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एजुकेशन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, मान लो शेड्यूल कास्ट को 3 क्लासिफिकेशन में, शेड्यूल कास्ट अपर लेयर, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आप कह रहे हैं ये अपर लेवल के लोग बेनिफिट ले रहे हैं। ज़्यादा क्लियर भाषा में अगर कहा जाए, नॉर्थ इंडिया में चमार लोग शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट ले रहे हैं। वो कह रहे नॉर्थ इंडिया में चमार लोग शेड्यूल कास्ट का फ़ायदा ले रहे हैं। तो मैं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या ब्राह्मणों को कहना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट का 15% का कोटा पूरा कर लिया आपने। वो तो 5-7% से ज़्यादा नहीं है। अरे आप 15% पूरा तो कर लो। और अगर 5-7% में अगर इनके 2-3% है तो और भी उनको देने के बाद भी उनकी संख्या के अनुपात में नहीं होगा। ये तो करो। और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट के अंदर है, मिडिल क्लास के अंदर है, उनको अगर नहीं मिला, उनका राज था क्या? शेड्यूल कास्ट का राज था क्या? शेड्यूल ट्राइब का राज था क्या? राज तुम्हारा था ना। तो ये नालायकी किसकी है? तुम्हारी नालायकी है। मान लो IAS बनना है, एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताता हूँ, एक ऐसे गधे बनाने का काम है। IAS बनने के लिए परीक्षा पास करना पड़ेगा। दूसरे नंबर की बात है परीक्षा पास करना। पहले नंबर की बात क्या है? अपीयर होना, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना। नहीं, बहुत पर्टिकुलर बताता हूँ। अपीयर होना, अपीयर होने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए ना। ज़रा वो आंकड़ा घोषित करो ना कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की जातियाँ है उसमें कितने ग्रेजुएट हैं। उसको आपने बाबू बनाया क्या? अरे आए छोड़ो, उसको आपने बाबू बनाया क्या? वैलिड पॉइंट है। आप उसको बाबू भी नहीं बना रहे हो। भाई IAS जो है चमार लोग लेके रहे,
कह रहे IAS सारी सीटें चमार ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वो शेड्यूल कास्ट के ही चमार है कि नॉन शेड्यूल कास्ट है। अगर कल मान लो कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है A, B और C, मान लो थोड़ी देर के लिए B और C के लोग अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो जनरल के लोग आएंगे क्या वहाँ? तो तुम जनरल के लोगों को लाने के लिए वो उनसे निकाल रहे हो ना। मेरी बात समझ रहे? लेकिन उनका दावा है कि पहली प्रायोरिटी हम उस कैंडिडेट को देंगे जो कि ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, वो नहीं होता तो सेकंड प्रायोरिटी पे विद इन SC कम्युनिटी या ST कम्युनिटी के ही कैंडिडेट को दिया जाएगा, ऐसा उनका दावा। ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट में मान्यता हो जाएगा कि इनको परसेंटेज भी परीक्षा में नहीं होगा तो उनको मान दिया जाएगा। मैं इसके समर्थन में हूँ। अगर आप 40% में हमारे शेड्यूल कास्ट के मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को IAS बनाने के लिए तैयार है तो मैं इसके समर्थन में हूँ। है ऐसा कानून बनाने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करेगा? अब आपके पास जो पुरानी जानकारी है उसके आधार पर इसको क्लियर हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। वो तो वहाँ लास्ट मेरिट वाला आदमी आता है। यानी एक साथ दो बातें करते हैं। मेरिट वाला होना चाहिए। ओके, अब मेरिट की थियरी है। अब क्या करें? नहीं मेरिट की थियरी में तो साला ये लोग ले रहे हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा। ये पॉलिटिकल थियरी है। एक मेरिट थियरी है जी, एक पॉलिटिकल थियरी है। अब ये पॉलिटिकल थियरी काहे के लिए? यूज करने के लिए, देने के लिए नहीं है। अरे यार तो सारे चमार लोग आ गए हैं, तो ये पॉलिटिकल थियरी है। उनको देने के लिए नहीं है। देने के लिए क्या है? आप उनका परसेंटेज के लिए उनके बच्चों को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके उनको पहली क्लास से IAS बनाने तक उनको डेवलप करो। या तो फिर मेरे पास दे दो देश, मैं करके दिखाता हूँ। मैं करके दिखाता हूँ ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों का टैलेंट उनके बचपन से चौथी पांचवी क्लास तक उसका ध्यान आता है। पिकअप करो उसको और उसको पिकअप करके उसको ग्रूम करो, डेवलप करो। इसके लिए तो सरकार कर सकती है, रिसोर्सेज लगा सकती है, एक्सपर्ट लोगों को लगा सकती है। आसान रास्ता निकाल रहे हैं ना कि उसमें बोझ ही नहीं पे डाल दो कि अपना काम करना था, ज़्यादा स्कॉलरशिप दो, हॉस्टल बनाओ, स्कूल बनाओ, वो सब नहीं हो रहा। जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे। नहीं इन्हीं लोगों ने ले लिया। तो ये तो पॉलिटिकल थियरी है। और ये पॉलिटिकल थियरी के पीछे यूज करने का मकसद है, देने का मकसद नहीं है। तो ये बातचीत मुझे लगा कि बहुत शानदार रही और बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो वामन मेश्राम साहब ने जो बातें बताई हैं, जो इनका ओपिनियन है, चाहे वो EVM पर हो या फिर SC ST की सब क्लासिफिकेशन पर हो, आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से आप कहें कि मीडिया को लेके थोड़ा सावधान रहें और सोशल मीडिया के बारे में हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए और हमारे लोगों के मीडिया को हमारे लोगों ने प्रमोट करना चाहिए। मैं इसीलिए तो हमारे लोगों को हर जगह पर हम इंटरव्यू देता हूँ। बिल्कुल, और हम उस चीज़ जानबूझकर इंटरव्यू, क्या भाई मेरे लाखों फॉलोअर हैं तो मैं अपने लोगों को इसीलिए हमारे लोगों को हमारा मीडिया खड़ा हो जाए। बिल्कुल। और मैं ये अपने लोगों को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाए और सोशल मीडिया डेवलप करने का काम करे। क्योंकि इन्होंने प्रिंट मीडिया में हमारे लोगों को आने नहीं दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमको आने नहीं दिया। सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हमारी संख्या है, हमारे हाथ में है, इसको डेवलप करें। और इसके लिए हम लोग आपको क्या मदद कर सकते हैं वो भी करने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला बढ़ाने के लिए। इस बातचीत पर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।